हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। ओके, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ट्विन्स है। दिस वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट। ओके, सो ट्विन्स बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना बड़े फैंसी से नेम्स हैं, तो एग्जामिनर्स को ये सब पूछना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अदरवाइज ट्विन्स बड़े रेयरली देखने को मिलते हैं, है ना। सो वी हैव टू डू व्हाट एग्जामिनर लाइक्स, है ना। क्वेश्चंस 2-3 साल में एक बार आ जाता है, ठीक है, इन एवरी एग्जाम। ठीक है, इवन इन नीट, INICT एंड FMG 2-3 साल में एक बार आ जाता है फॉर अस, पर एवरी क्वेश्चन मैटर्स। एंड बिसाइड्स ऑल दिस ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। ट्विन्स है ना, एनी नॉर्मल चीज़ हम सबको पढ़नी अच्छी लगती है, इसीलिए एग्जामिनर को पूछनी अच्छी लगती है। सो अपना इंटरेस्ट बनाए रखना। स्टार्ट करते हैं ट्विन्स टॉपिक से। ओके, आज सुबह हमने किए थे क्वेश्चंस ट्विन्स के, कुछ 5 ईयर PYQs भी किए थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। थोड़े से और भी करेंगे कल, ठीक है, 20 क्वेश्चंस और भी करेंगे कल, और फिर उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो मेरा टेलीग्राम चैनल है @DRRANAOBG। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ कर लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक twins pregnancy. Now first of all there are 2 types of twins, dizygotic twins and monozygotic twins. Okay, dizygotic twins का क्या मतलब होता है, जैसे कि नाम बता रहा है 2 zygotes बने हैं, ठीक है, 2 सेपरेट, एक ओवा एक स्पर्म की अलग से फर्टिलाइजेशन हुई है, एक ओवा एक स्पर्म की अलग से फर्टिलाइजेशन हुई है। तो ये इन्होंने अलग अलग ओवम स्पर्म ने फर्टिलाइज करके, अलग ओवा अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज करके ये 2 अलग अलग जायगॉट बनाए हैं, और ये दोनों जायगॉट एक ही टाइम पे यूट्रस में बड़े हो रहे हैं। इनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स, क्योंकि अलग ओवा थे, अलग स्पर्म थे, तो इनका जेनेटिक मटीरियल बिल्कुल अलग होता है। इसको हम इसीलिए नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स और फिटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। दे कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट सेक्स डिपेंडिंग ऑन कौन XX फर्टिलाइज हो रहे हैं, XX क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो रहे हैं, XY। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट दे विल बी ऑफ द सेम सेक्स। ओके, डाइजाइगोटिक ट्विन्स 2 तरह के होते हैं, सुपरफिकेंटेशन एंड सुपरफिटेशन। ये 2 टाइप्स हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स की। ठीक है, IVF में हम क्या करते हैं कि बिकॉज IVF इज़ वेरी कॉस्टली, तो हम ऑलरेडी जो है 2 या 3 एम्ब्रॉयज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो IVF में IVF वाले जो होते हैं, IVF वाले जो होते हैं ट्विन्स, वो यूजुअली जो है कॉमनली जो है वो डाइजाइगोटिक होते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब में अलग अलग फर्टिलाइजेशन करवाई होती है। तो जब अलग अलग फर्टिलाइजेशन होगी तो अलग अलग जाइगोट्स बनेंगे, और उसको हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। ताकि IVF में इसलिए हम ज़्यादा एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड प्रोग्रेस एंड द patient should get the child. Okay, now let's see, and now this is the question which has come in NEET 2018. Okay, the question is most common type of twin after ART is, most common type of twin after ART is monozygotic twins, डायजाइगोटिक ट्विन्स, एकार्डियक ट्विन्स एंड साइमेज। जैसे मैंने आपको बताया था बड़े फैंसी नेम आते हैं, एकार्डियक, साइमेज। ठीक है, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ART मीन्स आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, एंड here it means IVF. So already discussed in the IVF or ART techniques, it's usually dizygotic twins. Okay, so the answer to this is B for boy. Okay, next question, here it is. A woman gave birth to twins, it is twins लिख दिया है, print type हो गया। The husband doubts he is the father and get paternity test done.
that is shows he's the father of one but not to the other. This is a case of, this question was asked in NEET PG 2021. So they are asking, it is a case of superfetation, or the one infant is atavistic, or it's a case of super fecundation आएगा. सॉरी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं. सुपर fecundation. Okay, so this is super fecundation. Okay, let's do this. Yeah, and one infant is suspicious. Okay, so all this is a question. एक वुमेन को दो बच्चे हुए थे, फादर ने सस्पेक्ट किया कि और पैटर्निटी टेस्ट करवाया तो पता चला एक बच्चा उसका है और दूसरा बच्चा किसी और का है, और इसको क्या बोलेंगे. सो लिसन, एक ना विलियम्स में एक इमेज दी हुई है, एक काले बच्चे की, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन बच्चे की और एक फेयर कॉम्प्लेक्शन बच्चे की. तो उसी पे ये क्वेश्चन है. और लेट्स सी नाउ सुपरफिकंडेशन एंड सुपरफिटेशन. सुपरफिकंडेशन जो है ये यूजली ह्यूमंस में होता है. एंड व्हाट इज सुपरफिकंडेशन? सुपरफिकंडेशन का मतलब है, अब हमें पता लग गया ये डाइजाइगोटिक ट्विंस के टाइप हैं. और सुपरफिकंडेशन में जो दो फर्टिलाइजेशंस होती हैं, दो जाइगोट बनते हैं, वो एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो ओवस होते हैं. ठीक है, समझ आ गई. एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब दो ओवास दो स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो दो जाइगोट्स बनेंगे, और वो अगर आगे ग्रो करते हैं तो उन ट्विंस को सुपर फिकंडेशन ट्विंस कहेंगे. तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि फिकंडेशन वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है हाई, जब जैसे जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल होता है ना, उसको बोलते हैं इसकी फिकंडेबिलिटी हाई है. ठीक है, सो यूजली सिंगलटन प्रेगनेंसीज आर देयर इन ह्यूमंस. तो अगर ट्विंस उसी साइकिल में अगर दो बार ट्विंस कंसीव हो जाते हैं तो उसे सुपर फिकंडेशन का केस बोलते हैं कि इसकी इस फीमेल की फर्टिलिटी जो है हाई है. ठीक है, सो नाउ यू ऑल नो दैट इन ह्यूमंस वी हैव इन ह्यूमन फीमेल्स वी हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि विद एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस, estrogen progesterone they gets high and FSH LH they get decrease. So ovulation is stopped because of the decrease FSH LH. Till delivery ovulation is stopped. Okay, so in the next cycle no ovulation takes place and no conceiving takes place. Okay, so this is a usual phenomenon in the humans. So in humans only in one cycle there can be extra conceiving. Okay, not in two cycles, because in the next cycle the LH FSH level वो डिक्रीज कर जाते हैं और ओव्यूलेशन ही नहीं होता. ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो अगली साइकिल में, ठीक है, वो कंसीव कैसे करेंगे, राइट. So what is so this was a case of superfecundation. Okay, and what is superfetation? Superfetation is usually seen in animals. ठीक है, what happens in this is that one fetus अभी इस मंथ में कंसीव हुआ, दिस इज सितंबर मंथ, एंड अगला fetus जो है वो स्टार्ट हुआ बनना, उसकी फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के नेक्स्ट ओवा से हुई. ओके, सो ये फीटसेस जब डिलीवर करते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ओके, सो एंड दे आर ओनली टू डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो दैट इज नोन एज सुपरफिटेशन. मतलब एक बच्चा आया और उसके वो बच्चा 4-5 हफ्ते का हुआ, 4-5 वीक्स का हुआ, फिर अगला बच्चा आया नेक्स्ट मंथ. ठीक है, सो इन एनिमल्स एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज हीट साइकिल, देयर इज नो menstrual cycle in animals. So their ovulation occurs even in the next month. Ovulation occurs. So in animals, if the female of that animal does intercourse during the pregnancy, so there are chances that superfetation can occur. That is in another menstrual cycle also. In another cycle also, that the female can conceive. But in humans, because there is ovulation is stopped in the stopped by decreased LH FSH in the next cycle, so no
further conceiving in the next cycle take place. So this is was the difference. So this was what is superfecundation and superfetation. So coming to the question again, let's see. The question was, a woman gave birth to twins and the husband doubts he is the father and gets the paternity test done. So here also the fetuses, they are of the same age. So they are asking whether is a fecundation, fetation. Two options, they are just to put options they have written. One infant is atavistic and one infant is suspicious. So this answer is C. It is a case of superfecundation. So after discussing monozygotic twins, let's discuss after discussing dizygotic twins, let's discuss monozygotic twins. What does monozygotic twins means? Monozygotic twins means that only one sperm get fertilized with one ova, and there was only formation of one zygote, not two zygote as we discussed previously. सिर्फ एक ही zygote बना था, एक ही sperm ने एक ही ova से fertilize किया था, और वो zygote और जो है जब एक zygote बन गया तो उस zygote ने आगे कुछ टाइम बाद वो डिवाइड किया और उसने जो है दो ट्विन्स बनाए. ओके, सो that is monozygote. So on fertilization, if occurs only once, zygote formation occurs only once, then it is monozygotic twins. Okay, if fertilization occurs twice, two separate ovaries fertilize with two separate sperms, and there is formation of two zygotes. Two fertilization, two zygotes, dizygotic. One fertilization, one sperm, and one ova fertilized with only one sperm, and then that zygote then divides into two embryo, then that is known as the monozygotic twins. As these twins, monozygotic twins, they have the same genotype, so they are known as identical twins or maternal twins. They also have the same sex always. They always have same sex. ठीक है, सो देयर सेक्स विल बी सेम बिकॉज हुआ क्या है कि जो एक जाइगोट बना था वो डिवाइड करके उसने दो एम्ब्रॉय बनाए हैं. ठीक है, सो जीनोटाइप ऑफ both the embryos will be same. ठीक है, चलिए, डिपेंडिंग ऑन what time and at what stage of the embryo the division has taken place. मतलब उस embryo ने, when this embryo has divided, there are different type of twins. Okay, so depending on when the division has taken place. Okay, so let's study. So these are these diagrams are of the different stages of the embryo. Okay, so first stage is from one cell structure zygote, it becomes 2 cell, then 4 cell, then 8 cell, then 16 cell. So this is morula. Up till 16 to 32 cell stage, it is known as morula. Okay, then this morula forms the blastocyst. This you can see, and this outer layer of the cells is known as trophoblast, which in future forms the placenta, and this inner structure is known as, yes, this one is known as inner cell mass. Okay, those who are not able to appreciate, अगले diagrams में बड़े अच्छे से label किया हुआ है. ठीक है, and then at the last there is formation of in the last structure there is formation of embryonic disc. Okay, so this last diagram is here. Here the embryonic disc, this blue color is embryonic disc. ओके, अगले डायग्राम्स में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, सो अब वो जो डिवीजन है, वो जाइगोट ने जो डिवाइड करके आगे दो एम्ब्रॉयज बनाए थे, वो कब बनाए थे. ठीक है, उसके बेसिस पे जाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस की फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुई है, तो उनके अलग प्लेसेंटा बनते हैं, अलग एमनियोटिक सैक बनते हैं. तो डाइजाइगोटिक ट्विंस आर ऑलवेज दे आर डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक. देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट इट. ओके, डाइजाइगोटिक ट्विंस आर ऑलवेज chorionic and diamniotic. Okay, so now monozygotic twins are of 3 or 4 types, and that we are going to discuss, and that depends
कि जो एम्ब्रॉय है वो कब डिवाइड किया है, वेदर वो मॉड्यूलर स्टेज पे किया है, वो ब्लास्टोसिस स्टेज पे किया है, या वो एम्ब्रॉयनिक डिस्क वाली स्टेज पे किया है. ठीक है, सो लेट्स सी. Okay, let's see this question. It has come in FMG 2018. If a zygote divides 2 to 3 days after fertilization, which of the following type of placenta is seen? So now they have asked कि zygote, अभी आपको पता ही हमने ये पढ़ना है कि डिवाइड करता है सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो which type of placenta is seen? Okay. Now that is what we have to study. Now let's see this. Now you all know that zygote are formed. Now you all know that ज़ाइगोट जो है वो मॉर्यूला बनता है 32 सेल स्टेज तक, उसको मॉर्यूला बोलते हैं. 16 to 32 सेल स्टेज तक उसको मॉर्यूला बोलते हैं. वो जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, कुछ ऐसा जैसे आप देख रहे हो. ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो है डे 3 तक फर्टिलाइजेशन के डे से स्टार्ट करके डे 3 तक जो है ये मॉर्यूला ही होता है. इसी तरह राउंड मास ऑफ सेल्स होता है, इसको हम मॉर्यूला बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये मॉर्यूला डिवाइड कर जाए अगर दो स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, तो बिल्कुल ये कंप्लीट ऐसे ही करता है. ठीक है, बिल्कुल ऐसे दो बना लेता है और फिर वो दो अलग अलग जो है फीटसेस बनते हैं. आपको पता है अभी तक ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनी है, कुछ नहीं, जस्ट एक कलेक्शन ऑफ सेल है. ठीक है, तो बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे बना लेता है. तो ये अब दोनों जो एम्ब्रॉयज बने हैं, ठीक है, ये दोनों अपना अलग अलग सब कुछ बनाएंगे. सो दे आर डाइकोरियोनिक एंड डायम्नियोटिक. ये अपना अलग कोरियन बनाएंगे, अपना अलग ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे, अलग अपना एमनियोटिक सैक बनाएंगे. तो दे विल बी एम्ब्रॉयज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर the division of the embryo in morular stage or day 1 to 3. ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था. सो देन द रिजल्टेंट जो एम्ब्रॉयज होंगे वो दे विल बी डाइकोरियोनिक एंड डायम्नियोटिक, और उनका प्लेसेंटा डाइकोरियोनिक होगा. सो दैट वाज व्हाट वाज द क्वेश्चन. Yes, so if a zygote divides 2 to 3 days after fertilization, which of the following type of placenta is seen? So the answer is C, dichorionic, diamniotic. Okay, this is the answer. Okay, now let's see दूसरे वालों में क्या होता है. ठीक है, now you can see that now अब ये ब्लास्टोसिस स्टेज पे चला जाता है 4 to 8 डे पे. ठीक है, 4 to 8 पे ब्लास्टोसिस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो बाहर वाला लेयर है ये वाली, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, यही प्रॉब्लम आती है कि ये ट्रोफोब्लास्ट 1 से 2 नहीं बनती. सिर्फ ये जो डार्क कलर सॉलिड कलर ये इनर सेल मास है. ठीक है, दिस वन इनर ICM लिखा हुआ है, इनर सेल मास, सिर्फ ये ही डिवाइड करके जो है 2 इनर सेल मास बनते हैं. ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड नहीं करते. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड नहीं करती, उसकी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. सिर्फ ये जो इनर सेल मास है जिसे ICM लिखा हुआ है, यही डिवाइड करके 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड नहीं करती और ट्रोफोब्लास्ट ही आगे जाके जो है प्लेसेंटा बनाती है, तो इसीलिए यहाँ से जो बनते हैं स्ट्रक्चर्स, 2 एम्ब्रॉयज बनते हैं, दे विल बी मोनोकोरियोनिक, दैट इज they will be sharing the same placenta, monochorionic and diamniotic. ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ब्लास्टोसिस में एमनियोटिक सैक नहीं बनता है. तो अभी ये जो रिजल्टेंट 2 ऐसे इनर सेल मास बने हैं, अब इन्होंने अभी आगे जाके एमनियोटिक सैक बनाना है. ठीक है, तो एमनियोटिक सैक तो 2 बनेंगे, लेकिन इनका प्लेसेंटा जो है वो 1 ही होगा.
ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डे 8 टू डे 13। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है ग्रो करके इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर डार्क कलर इज नाउ एम्ब्रियोनिक डिस्क, और ये वाला सैक जो है इट इज़ एमनियोटिक सैक, और ये बाहर वाला जो है ये ट्रोफोब्लास्ट ही है या कॉरियन ही है। सो अब जब डे 8 टू डे 13 पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब जब ये डिवाइड करेगा तो स्टूडेंट्स सिर्फ एम्ब्रियोनिक डिस्क डिवाइड करेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डिस्क डिवाइड करेगी, ठीक है, और कोई पार्ट नहीं डिवाइड करेगा, ना ही तो कॉरियन डिवाइड या ट्रोफोब्लास्ट या कॉरियन डिवाइड करेगा, और ना ही एमनियोटिक सैक डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या डिवाइड करेगी, एम्ब्रियोनिक डिस्क। सो एम्ब्रियोनिक डिस्क से ही फीटस बनता है, तो हमें डिलीवरी पे फीटसेस तो दो मिलेंगे, फीटसेस तो हमें दो मिलेंगे, लेकिन जो है हमें उन फीटसेस का एमनियोटिक सैक भी एक होगा और उन फीटसेस का प्लेसेंटा भी एक ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगर डे 13 के बाद डिलीवरी होती डिवाइड करता है एम्ब्रॉय तो क्या होगा, ठीक है। अगर ठीक है, अगर डे 13 के बाद जो है डिवीजन होती तो क्या था, देखो ये अब एम्ब्रियोनिक डिस्क थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट होने लगी है, ये कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स बनाने शुरू कर देती है। एम्ब्रियोनिक डिस्क ना फ्यूज कर जाती है तो कुछ कुछ बॉडी के पार्ट बनाने शुरू कर देती है। जो पार्ट बन गया, जो पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, है ना, आप सबको पता है जो चीज़ डिफ्रेंशिएशन हो जाती है वो दोबारा जो है मल्टीप्लाई करके दो नहीं बनती है, ठीक है, वो दोबारा बनती। मान लो अब उन्होंने थॉरेक्स बना लिया, ठीक है, अब मान लो उन्होंने थॉरेक्स बना लिया तो जो है मान लो उन्होंने थॉरेक्स बना लिया, अब वो थॉरेक्स क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो गया है और डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर डोंट रेप्लिकेट, ठीक है। सो वो थॉरेक्स दोबारा नहीं बनेगा, तो वो जो है दोनों अब बाकी की चीज़ें जो नहीं बनी है वो दो दो में डिवाइड हो जाएंगी। तो मान लो थॉरेक्स बन गया तो वो थॉरेक्स दोबारा नहीं बनेगा, तो बाकी के पार्ट दोबारा बन जाएंगे, इसलिए वो जुड़े हुए फीटस होंगे। कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं उनको, इनको साइमेस ट्विंस भी बोलते हैं क्योंकि जो है इनको साइमेस थाईलैंड में सबसे पहली बार नोट किया गया था, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इनमें थोरैकोफेगस होते हैं, ठीक है, और क्रेनियोफेगस सर से जुड़े हुए जो है वो सबसे रेयर होते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस से हमें ना लगता है कि हमने सही पढ़ रहे थे। विच टाइप ऑफ ट्विंस इज दिस, ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी पिक्चर आ सकती है, ठीक है। सो FMG दिसंबर 20 में आ सका हुआ है। विच टाइप ऑफ ट्विन इज दिस, सो इसी तरह की एनिमेटेड पिक्चर आई थी, यस। सो here you are seeing that कि ये प्लेसेंटा, इसका अलग प्लेसेंटा है, इसका अलग प्लेसेंटा है, इसका अलग ये एमनियोटिक सैक है बच्चे, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है प्लेसेंटा है, ठीक है। इसमें इन दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अब ये क्या है, ये दोनों एक ही हैं, डाईएमनियोटिक डाईकोरियोनिक, ठीक है, डाईकोरियोनिक डाईएमनियोटिक, बट ये कैसे है, ये हमने आगे अभी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बस प्लेसेंटा ना जुड़े हुए हैं, देख रहे हो आप, सैक तो अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये कैसे हम पता लगाएंगे कि जुड़े हुए प्लेसेंटा है या एक ही प्लेसेंटा है, यही हमने आगे करना है।
ठीक है. So which type of twin is this? Is it dichorionic diamniotic, monochorionic monoamniotic, monochorionic diamniotic, or Siamese? So the answer to this question is that it is dichorionic diamniotic. Okay. Okay. Now let's move to the next question. During twin gestation, if division takes place on the 7th day, ठीक है. तो जिनको याद नहीं होता मेरी तरह, वो भूल जाते हैं कौन से डे से कौन से डे तक, तो एक रफली वो याद कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, डे 0 to डे 3 तक. वैसे यहाँ 4 का टेबल होना चलता है, लेकिन ट्विंस को 3 से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है. तो 0 to 3 तक इट इज़ डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक, DI बोलते हैं. एंड देन 4 to 8 इट इज़ मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक. एंड 8 to 13, अभी यहाँ 12 आना था. मैंने बोला ना, ये ट्विंस को 3 की डाटा से थोड़ा लगाव है. जहाँ पे भी 3 आ सकता होता है ना, आसपास 3 होता है. अब यहाँ 12 आना था पर 13 आया. ऊपर 0 to 4 आना चाहिए, याद करना इजी होगा. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, पर नहीं, इन ट्विंस को 3 ही लाना होता है. ट्विंस में 3 ही आता है. 0 to 3 इज डायमनियोटिक डाइकोरियोनिक एंड 4 to 8 इज मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक एंड 8 to 13 इज, यस अब आप सबको पता है, इट इज मोनोकोरियोनिक एंड मोनोएमनियोटिक. सो मोस्ट कॉमन इज दिस 4 to 8 वाले, ठीक है, monochorionic and diamniotic. So the answer to this question, during the twin gestation, if division takes place on the 7th day, the result would be, answer is monochorionic diamniotic. So its answer is B option, or you can say this option. So once again 0 to 3 days तक मॉड्यूला होता है, एंड 4 to 8 days तक जो है ब्लास्टोसिस्ट होता है, एंड 8 to 13 डेज तक एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है. मोर देन 13 अगर होता है तो कंजॉइंट एंसेम्बल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. Best time to determine the chorionicity in the twins is, so let's see how we determine the chorionicity. देखो यहाँ हमने बेसिक कंसेप्ट ले लिया कि इतने से इतने दिन तक. let's think once more, ठीक है, कि तो हमें पता कैसे चलेगा. वैसे कैसे, ट्विंस तो नहीं बताते ना, ऐसे अपनी किसी को नहीं बताते हम डे 3 पे फर्टिलाइज हो रहे हैं या डे 7 पे हो रहे हैं, या हमें फ्यूचर में कैसे पता चलेगा. बिकॉज आई थिंक बाय दिस स्टेज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि मोनोकोरियोनिक ट्विंस आर full of complications, right? चलिए, how to identify the twin now? Now you all know that dichorionic twins have 2 placenta, right? It is possible that 2 placenta in the uterus they are lying separate. जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ सेपरेट पड़े थे, and it is possible कि ये ऐसे फ्यूज भी पड़े हों. ठीक है, जहाँ सेपरेट पड़े होंगे वहाँ पे तो बहुत इजी हो जाता है पता लगाना, राइट, कि ये अलग अलग हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सब देख रहे हो कि ये जो है सेपरेट पड़े हैं, तो ये डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक है. आपने भी पहचान लिया था इसके बाद. अब ये इसका स्कैन है, ठीक है. सो अब ये मैं इनके प्लेसेंटास को डार्क कर रही हूँ, आपको शायद अप्रिशिएट नहीं हो रहे होंगे. ये एक फीटस का प्लेसेंटा है और ये दूसरे फीटस का प्लेसेंटा है. Should I change color? Okay, let me draw it blue. तो ये एक फीटस का प्लेसेंटा है और ये एक दूसरे फीटस का प्लेसेंटा है. सो आप देख रहे हो कि दोनों कितने अलग अलग पड़े हैं. सो ऑफ कोर्स जब वो दो अलग अलग पड़े हैं तो डाइकोरियोनिक ही होंगे, और डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक हैं, अलग अलग सैक हैं. और वैसे भी डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ही होते हैं, मोनोएमनियोटिक कभी नहीं होते हैं, क्योंकि सैक तो बाद में बनता है. ठीक है. सो नाउ व्हाट इफ दिस, नाउ अगर अब ये फ्यूज बन पड़े हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट. बट अभी आप ये भी सीख जाओगे कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है. नाउ let's see, we have to see 2 things, twin peak sign, or you can say that we have to see 2 things, twin peak sign, or we have to
सी टू थिंग्स, ट्विन पिक साइन लैम्डा, जिसे हम लैम्डा साइन भी बोलते हैं, और इंटर ट्विन थिकनेस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए यहाँ देखिए, ओके, ये जो है, ये देखिए, ये जो लेयर है ना, ये जो है, ये अंदर वाली लेयर है, ये वाली, ठीक है, जिसको मैंने अभी ब्लू किया है. ये जो है, ये जो है, ये है कोरियन, सॉरी एमनियन. ये ब्लू वाली है एमनियन, ठीक है. और ये जो बाहर वाली है, जिसको मैं अभी ब्राउन कर रही हूँ, ये है कोरियन. ये जो आगे गई, राइट. और ये कोरियन, ये जो बीच में अब वाइट वाइट रह गया, ठीक है, ये है प्लेसेंटा, ये रेड वाला, ठीक है. सो ये जो है, ये है कोरियन, ठीक है. जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो है एमनियन, और जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है वो है कोरियन. कोरियन के बीच में प्लेसेंटा आता है, राइट. सो अब ये जो मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक होते हैं, ये भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सैक ही एक होता है. प्रॉब्लम आती है मोनोकोरियोनिक और डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, जिसमें प्लेसेंटा फ्यूज होके पड़े हैं, ठीक है. सो हमने जो बेसिकली जो है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे तो बीच में सैक ही नहीं है, ठीक है. तो ये तो अल्ट्रासाउंड पे एक ही सैक में दिखेंगे, ठीक है. और यहाँ पे जो है दो सैक हैं, ठीक है. बोथ आर डाई एमनियोटिक एंड दीज आर ऑल्सो डाई एमनियोटिक, ठीक है. बट डाइकोरियोनिक इज के अंदर प्लेसेंटा दो हैं और वो फ्यूज पड़े हैं, और मोनोकोरियोनिक में है ही एक प्लेसेंटा. सैक दोनों में दो दिख रहे हैं, तो इसको हम अल्ट्रासाउंड पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमने देखना है, ठीक है. सो अब ये जो मेम्ब्रेन है दोनों ट्विन्स के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर ट्विन मेम्ब्रेन, ठीक है. अब क्योंकि ये फ्यूज पड़े हैं, बट ये है तो ये है तो एक ही ना, क्योंकि अभी फ्यूज पड़े हैं, पर ये है तो एक ही. मोनोकोरियोनिक में प्लेसेंटा तो एक ही है, ठीक है. अब आप ये देख रहे हो, अभी मैं फिर से इसको करने वाली हूँ. इसकी एमनियन और कोरियन में फिर से आउटलाइन करने वाली हूँ. ये नीचे वाला डाइकोरियोनिक, डाइएमनियोटिक है, मैं इनकी फिर से जो आउटलाइन करूँगी, फिर आपको पता चल जाएगा. अब क्योंकि ये डाइकोरियोनिक है ना बच्चे, ये इसकी एमनियन, अंदर वाली एमनियन होती है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये जो इंटरट्विन मेम्ब्रेन है, इसमें इस तरह से, ठीक है. तो ये इंटरट्विन मेम्ब्रेन है जो दो ट्विन्स के बीच में है, ठीक है. और ये जो है अब बनाऊंगी वो कोरियन है. ये आप देख रहे हो, ये कोरियन बीच में गई और यहाँ वाली कोरियन भी बीच में गई. तो डाइकोरियोनिक में वो फ्यूज्ड हैं, लेकिन है तो वो दो ही प्लेसेंटा. डाइकोरियोनिक में है तो दो प्लेसेंटा. तो इंटरट्विन मेम्ब्रेन के बीच में, दो एमनियंस के बीच में एक कोरियन की लेयर होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है. देख लिया आपने, आ रही है, ठीक है. और मोनोकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक में यहाँ बीच में जो है ये एमनियन है, ठीक है. और ये जो है कोरियन कहीं भी नहीं बीच में आई, ये यहाँ चले गए, क्योंकि ये एक ही प्लेसेंटा है ना. तो कोरियन
वो कॉरियन क्यों जाएगी बीच में, समझ में आ गई आपको, वो कॉरियन क्यों जाएगी। तो इंटर ट्विन मेम्ब्रेन के अंदर, दो ट्विन्स के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है अगर कॉरियन है या वो कह लो ज़्यादा मोटी है तो वो डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक है, और अगर वो पतली है और उसके बीच में कॉरियन नहीं है तो वो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक है। ठीक है, जो इसकी पतले और मोटे का वो लिया गया है वो 2 mm लिया गया। अगर 2 mm से ज़्यादा थिकनेस है तो वो डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक है क्योंकि बीच में 3 लेयर्स हैं। ठीक है, और अगर वो 2 mm से कम है तो इसका मतलब है सिर्फ 2 ही मेम्ब्रेन्स हैं और वो 2 एमनियोटिक सैक की मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई कि इसके लिए मुझे ये सारा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, कि वास्तव में क्या है कि यहाँ पे 2 प्लेसेंटास हैं वो फ्यूज पड़े हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेंटास हैं वो फ्यूज पड़े हैं। तो जब ये कॉरियन जो है यहाँ जाएगी बीच में तो क्या होगा, ये एक प्लेसेंटा नहीं है, ये डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक है ना, तो एक प्लेसेंटा नहीं है, ये क्या है 2 प्लेसेंटा फ्यूज पड़े हैं। तो थोड़ा सा जो प्लेसेंटा है ये यहाँ पे बीच में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 प्लेसेंटा है ना, सो थोड़ा सा प्लेसेंटा जो है बीच में जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन रियलिटी अब इस चीज को पढ़ेंगे। इन रियलिटी इन डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक देयर आर 2 प्लेसेंटा, सो ईच प्लेसेंटा कम्स टिल द एंड ऑफ कॉरियन, वो एंड तक आएगा और वो जो है थोड़ा सा ऐसे पीक साइन दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये बीच में जाएगा। ठीक है, सो इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये और यूं करके ये प्लेसेंटा आएगा और ये अल्ट्रासाउंड पे पीक साइन की तरह दिखता है और इसको हम बोलते हैं ट्विन पीक साइन। बट मिलेगा ये डायएमनियोटिक डाइकोरियोनिक में क्योंकि प्लेसेंटा अंदर जाता है। ठीक है, और मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक के अंदर ये जो है टी साइन मिलता है क्योंकि प्लेसेंटा अंदर नहीं जाता है, तो यहाँ नीचे प्लेसेंटा है तो ये टी साइन, इसको हम लैम्डा भी बोलते हैं क्योंकि लैम्डा की इस तरह से होती है ना, ये देखिए। ठीक है, तो ट्विन पीक साइन अब कोई भूलेगा नहीं, हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है कि ट्विन पीक साइन डाइकोरियोनिक में मिलता है क्योंकि प्लेसेंटा, क्योंकि 2 प्लेसेंटास हैं और वो कोरियन के साथ साथ जाते होते हैं प्लेसेंटा, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख जाता है क्योंकि दो प्लेसेंटा होते हैं वो, और प्लेसेंटा कोरियन के साथ साथ जाता है। ठीक है, कोरियन की लेयर के साथ साथ टेपर होता है। और मोनोकोरियोनिक में क्योंकि एक ही प्लेसेंटा होता है तो वो टेपरिंग नहीं दिखती है, तो इसलिए टी साइन दिखता है, उल्टा टी। ठीक है, और डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक में क्योंकि प्लेसेंटा साथ साथ जाता होता है कोरियन के, इसलिए जो है वहाँ पे ट्विन पीक साइन दिखता है इंटर ट्विन में, और हमें दिखता है लैम्डा साइन। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये ही समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये समझ नहीं आता फिर एग्ज़ाम में भूल जाता है। सो इन मोनोकोरियोनिक देयर इज टी साइन, ये फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ समझाने का मतलब यही था क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे भी ये पीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अ केस ऑफ डाइकोरियोनिक एंड डायएमनियोटिक। ठीक है, इसीलिए इसको बताया। और खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं ट्विन मेम्ब्रेन्स पे और इन सब पे। तो अगर ट्विन मेम्ब्रेन्स की जो लेंथ है वो 2 mm से ज़्यादा है तो वो डाइकोरियोनिक है क्योंकि इंटर ट्विन मेम्ब्रेन्स में डायएमनियोटिक के अंदर बीच में कोरियन भी होती है एमनियन के साथ, तो थिक होती है, तो मोर देन 2 mm। और मोनोकोरियोनिक में क्योंकि कोरियन नहीं होती, ठीक है, कोरियन नहीं जाती है बीच में सैक्स के, तो इट इज़ लेस देन 2 mm। ठीक है, चलिए अभी ये अल्ट्रासाउंड पे कैसे दिखेंगे, तो ये आप देख रहे हो
अल्ट्रासाउंड में ये देखिए, ये थोड़ा सा प्लेसेंटा साथ जा रहा है कोरियन के। सो दिस इज ट्विन पीक साइन और लैम्डा साइन। सो दिस इज डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, एंड यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज टी साइन। 2 सैक्स हैं, एक सैक ये है, एक सैक ये है, ठीक है। दोनों में 2 सैक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सैक हैं। दीज बोथ आर डाई एमनियोटिक, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 2-2 सैक दिख रहे हैं। अब डाई एक कोरियन है कि 2 कोरियन है वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा अंदर जा रहा है और ट्विन पीक साइन बन रहा है। सो दिस इज डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। और यहाँ पे बिल्कुल भी जो है प्लेसेंटा अंदर नहीं जा रहा है एमनियन के साथ, तो इट इज़ मोनो कोरियोनिक, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, मैंने अपना कैमरा नीचे कर दिया था। यहाँ पे एक ही सैक है और 2 ट्विंस हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ मोनो कोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ मोनो कोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन एम्स मई 18 में आया था। आइडेंटिफाई द एनॉमली ऑन द बेसिस ऑफ इमेज, कुछ इस तरह की इमेज थी। सो अब इस पे मैंने आपको हमें बताना है कि ट्विंस का कौन सा टाइप है, ठीक है, एनॉमली कौन सी है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें हमारी वही नॉलेज काम आएगी यहाँ पे जो हमने डिस्कस की थी कि, ठीक है, कि अगर तो प्लेसेंटा के बीच में, अगर तो 2 प्लेसेंटास के बीच में हमें 2 एमनियन दिख रही हैं जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो देखो ऐसे वाले प्लेसेंटा हैं, 2 कॉर्ड्स हैं और कॉर्ड्स के बीच में यहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो ये मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक होंगे, राइट। अगर कॉर्ड्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक होंगे। और अगर कॉर्ड्स के बीच में, ये 2 कॉर्ड्स के बीच में पतली लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं और 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो उसको हम जो है मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक कहेंगे। अगर 2 अम्बिलिकल कॉर्ड्स के बीच में 2 ही मेम्ब्रेन्स हैं, तो उसको हम मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक कहेंगे, या पतली हैं या 2 ही हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो इट इज़ मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। और अगर उनके बीच में मोटी मेम्ब्रेन्स हैं ये वाले केस में, या 3 मेम्ब्रेन्स हैं, तो उसको हम डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड्स के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 कॉर्ड्स के बीच में कुछ भी नहीं है, इट इज़ ऑल एम्प्टी। यू कैन सी हियर, यू कैन अप्रिशिएट, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसको हम मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक बोलेंगे, ठीक है। So this is the answer. So now let's see कि और प्लेसेंटास, अभी आप देख रहे हो इन दोनों प्लेसेंटास में के बीच में ये बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन है, ये बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन है। आर यू सीइंग इट? बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन है और ये आराम से आप कह सकते हो इसमें 2-3 लेयर्स भी दिख रही हैं। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यू कैन अप्रिशिएट। सो दिस इज अ केस ऑफ डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्लेसेंटा। 2 अम्बिलिकल कॉर्ड्स के बीच में हमें बहुत मोटी सी 2-3 लेयर्स दिख रही हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमें 2 कॉर्ड्स के बीच में, इस कॉर्ड के बीच में और इस कॉर्ड के बीच में बहुत ही पतली सी लेयर दिख रही है, ठीक है।
एंड जो हमने पहले देखी थी उससे ज़्यादा पतली है. सो इट इज़ अ केस ऑफ यू कैन से मोनोकोरियोनिक एंड डायम्नियोटिक. एंड दिस इज़ अ केस जो हमने क्वेश्चन में किया था, मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक. अभी एंड की तरफ चलते हैं. मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि दो फीटसेस डेवलप हो रहे हैं तो एनीमिया, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं. तो एनीमिया, प्रीक्लेम्सिया, पॉलीहाइड्रामिनोस और ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होता है, इसलिए प्री टर्म लेबर पेन्स, एंटीपार्टम हेमरेज होने का बहुत ज़्यादा रहता है और पीपीएच होता है. ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीपीएच होता है. इन सब में से मोस्ट कॉमन पीपीएच है. मोर इन मोनो. और फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं. फीटल कॉम्प्लिकेशंस हमेशा ध्यान रखना मोनोकोरियोनिक प्लासेंटा में, क्योंकि एक प्लासेंटा वो शेयर कर रहे हैं, तो मोनोकोरियोनिक प्लासेंटा में हर फीटल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाइकोरियोनिक प्लासेंटा. ठीक है, तो प्री मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा कॉमन है फीटल कॉम्प्लिकेशन. और जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो अबॉर्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है. ठीक है, लो बर्थ वेट, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ. डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ क्या होता है, एक बच्चा बड़ा हो जाए और एक बच्चा छोटा रह जाए, उसे हम डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है नीट पीजी 2017 का. डिमाइस ऑफ अ ट्विन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर विद मैसरेशन. एक ट्विन का डिमाइस हो गया और उसमें मैसरेशन है. ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं. एक ट्विन मैसरेट हो गया, उसको क्या बोलेंगे. सो ट्रिपल TS जो है इसको बोलते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, फीटस पेपरेशियस, वैनिशिंग ट्विन, एक कार्डियक ट्विन. ठीक है, सो इसको हम फीटस पेपरेशियस बोलते हैं. लेट अस सी वैनिशिंग ट्विन किसे बोलते हैं. तो ये दो टर्म्स हैं, वैनिशिंग ट्विन्स और फीटस पेपरेशियस. वैनिशिंग ट्विन्स हम बोलते हैं अगर डिलीवरी के टाइम पे हमें अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चला दो फीटस थे और एक का डिमाइस हो गया और हमें डिलीवरी के टाइम पे उसका कोई भी पार्ट नहीं मिला. ठीक है, तो सब मैक्रोफेजेस ने डिसॉल्व कर लिया, तो उसको हम वैनिशिंग ट्विन बोलते हैं. ठीक है, और अगर हमें कुछ पतला सा पेपर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, मैसरेटेड स्ट्रक्चर होगा वो, तो उसे हम फीटस पेपरेशियस बोलते हैं. ओके, सो क्योंकि क्वेश्चन में आया था मैसरेशन टिश्यू मिला था, तो उसे हम फीटस पेपरेशियस बोलेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्म्स. सो डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स क्या होते हैं, एक ट्विन बड़ा हो जाए और एक ट्विन छोटा हो जाए, और जो डिफरेंस है लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन द वेट ऑफ लार्जर. ठीक है, सो वो अगर वो मोर देन 20% है, दैट डिफरेंस इज मोर देन 20%, तो उसको वो डेफिनेशन में आता है डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स की. अभी रिसेंटली ये नहीं पूछा गया है, बट व्हेन आई वाज गिविंग माय नीट पीजी इन 2011 आई गिव, तब ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता था. सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि नीचे जो वेट ऑफ लार्जर आता है, ठीक है, और ऊपर लार्जर माइनस स्मॉलर होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेसिफिक टू मोनोकोरियोनिक ट्विन्स. इज इट डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स, प्री टर्म लेबर, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन और IUGR. इनमें से कौन सी फीटल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्पेसिफिक है. तो इसका आंसर जो है वो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है. जो कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक होती हैं वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, जो सिर्फ मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में मिलती है. ये क्यों होती है मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में, क्योंकि जैसे हमने प्लेसेंटास देखी थी, इनकी ना कॉर्ड्स के बीच में कुछ भी नहीं होता, तो अम्बलाइकल आर्टरीज और जो अम्बलाइकल वेन्स होती है ना वो आपस में कम्युनिकेट कर जाती हैं. तो जिस वजह से वस्कुलर कम्युनिकेशंस की वजह से ये जो है 3 तरह की चीज़ें हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकोरियोनिक में ही मिलती हैं, क्योंकि जो डायम्नियोटिक वाले जो हैं जो डाइकोरियोनिक वाले फीटसेस हैं उनमें तो अलग अलग प्लेसेंटा होते हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन का कोई चांस ही नहीं होता है. ठीक है,
तो जो मोनोकोरियोनिक वाले फीटसेस हैं, प्लासेंटा वाले फीटसेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है चांस होता है कि अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन वो कम्युनिकेशंस बना लेते हैं, या अम्बिलिकल आर्टरी से बना लेती है, कुछ भी इस तरह का, और इस तरह के सिंड्रोम्स देते हैं। तो ये सिंड्रोम्स सिर्फ और सिर्फ जो है ये मोनोकोरियोनिक में होते हैं, क्योंकि मोनोकोरियोनिक प्लासेंटा जो है, मोनोकोरियोनिक ट्विंस जो हैं वो अपना प्लासेंटा शेयर करते हैं, और शेयर करेंगे तभी कम्युनिकेशंस होंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो कम्युनिकेशन सबसे कॉमन इसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, इसी पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत पहले आए हुए नीट पीजी पे। तो दूसरा जो है वो टैप्स है, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम, और तीसरा है ट्विन रिवर्स आर्टेरियल परफ्यूजन सिंड्रोम, इसको ट्रैप बोलते हैं। जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड, थोड़ा सा एक आइडिया ले लो, ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी कब होनी चाहिए? सो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड चल रहा है वैसे तो, क्योंकि प्रीटर्म लेबर पेन्स हो जाती हैं तो हमें करनी पड़ती है अर्ली डिलीवरी। अगर नहीं होती हैं तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डाइकोरियोनिक ट्विंस हैं तो उनको हम 38 वीक्स तक लेके जा सकते हैं, एंड देन वी कैन प्लान द डिलीवरी। और अगर मोनोकोरियोनिक है तो उन्हें हमें 37 वीक्स तक ही लेके जाना है। डिलीवरी नॉर्मल करनी है कि सिजेरियन करना है, ये डिपेंड करता है कि उनकी लाई क्या है और जो है उनका प्रेजेंटेशन क्या है, और ये हमेशा फर्स्ट ट्विन का ही हमने देखना है। ठीक है, ये हमने हमेशा फर्स्ट ट्विन का ही देखना है। फर्स्ट ट्विन वही ट्विन होता है जो नीचे आता है। ठीक है, लेट अस सी नाउ द क्वेश्चन। ये एफएमजी दिसंबर 2019 में आया था। इसने कहा कि डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स हैं, पहला बेबी ब्रीच है और दूसरा बेबी सिफेलिक है, तो इसमें क्या करेंगे? ठीक है, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी कि हमने इनकी डिलीवरीज कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन जो लाई होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स होती है। दोनों वर्टेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमने सिजेरियन किन कंडीशंस में करना है हम वो पढ़ लेते हैं, बाकी सब में हमने नॉर्मल डिलीवरी करनी है। एक तो मोनोकोरियोनिक अगर प्लेसेंटास हैं तो उनमें हमने जो है हमेशा सिजेरियन करना है। और अगर पहला ट्विन कौन सा होता है? जो पहले वेजाइना में दिखता है। अगर वो पहला ट्विन्स जो है वो वर्टेक्स नहीं है, नॉन वर्टेक्स है पहला ट्विन, तो हमने सिजेरियन करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन है तो हमने जो है सिजेरियन करना है। ठीक है, इतना ही था ट्विन्स के बारे में। ये थोड़ा सा डिटेल और है, जिनके पास टाइम है वो रुक सकते हैं, अदरवाइज दैट वन इज सफिशिएंट। तो देखते हैं, अगर पहला वर्टेक्स है और दूसरा ब्रीच है तो उसकी डिलीवरी कैसे करनी है। पहला वर्टेक्स है तो उसकी विजाइनल डिलीवरी हो जाएगी, और दूसरा ब्रीच की ब्रीच एक्सट्रैक्शन कर देंगे। और अगर पहला वर्टेक्स है और दूसरा ट्रांसवर्स है तो पहले वर्टेक्स की डिलीवरी करने के बाद जो दूसरे ट्रांसवर्स को है उसको हम अंदर हाथ डाल के उसके पैर को खींच के हम उसको ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू। पहले ट्विन की डिलीवरी हो गई है, ठीक है, और ये दूसरा ट्विन जो है ये अंदर जो है ये ट्रांसवर्स पड़ा है। सो हमने अंदर हाथ डाल के इसके पैर को खींचना है, इंटरनल पोडालिक वर्जन करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पैर नीचे आ जाएंगे और हेड ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम ब्रीच। इस तरह से ब्रीच बन जाएंगे। तो ये इकलौता एक इंडिकेशन है पूरी ऑब्स्टेट्रिक्स में इंटरनल पोडालिक वर्जन का। फिर इसको हम ब्रीच एक्सट्रैक्शन करके कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, नीट पीजी 2016 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना हो गया बट इट कैन बी रिपीटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेजाइनल प्रीटर्म डिलीवरी इज करेक्ट? फर्स्ट ट्विन हैज हायर रिस्क ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, सेकेंड ट्विन हैज हाई रिस्क ऑफ HMD, फर्स्ट ट्विन हैज हाई रिस्क मोर्टालिटी एंड सेकेंड ट्विन हैज हाई रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज। तो इन्होंने दोनों ट्विन्स में पूछा है कि दूसरे ट्विन को ज़्यादा खतरा होता है और कौन सा खतरा होता है कि पहले ट्विन को होता है। तो ये हमेशा देखा गया है, ऑब्जर्वेशन है ये डॉक्टर्स की।
कि क्योंकि पहला दूसरा ट्विन ढीला होता है, वीक होता है, तो वो नीचे नहीं आता है, वेजाइनल सर्विक्स में नहीं आता है, एक्टिव ट्विन ही सर्विक्स में आता है। सो जो हमेशा जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं वो सेकेंड ट्विन में होती हैं, ठीक है, नॉट इंट्राक्रेनियल हैमरेज। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो सेकेंड ट्विन में हमेशा ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड ट्विन हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ HMD, ठीक है, सेकेंड ट्विन हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ HMD। सो ये एक है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, TTTS जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन हो जाता है अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन का, एक तरफ से दूसरी तरफ सारा ब्लड जाता रहता है, तो एक जो डोनर है जिसकी तरफ से ब्लड जाएगा दूसरे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोनर, ये वाइट वाला जो है डोनर है और जो रेड वाला है वो रिसिपिएंट है, वो बड़ा हो जाता है और उसमें खूब सारा ब्लड होता है। तो उसमें ज़्यादा ब्लड होने की और वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और जो डोनर होता है उसमें कम ब्लड होने की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एनीमिया, और जो रेसिपिएंट होता है उसमें ज़्यादा ब्लड की पॉलीसाइथीमिया कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसीलिए ऐसी ये इमेज आ सकती है, माइट बी रेयर चांसेस में। तो आप देख लो, अगर ऐसी एक वाइट और रेड इमेज हो जिसमें एक बच्चा छोटा और एक बच्चा बड़ा हो, सो दैन इट इज़ अ केस ऑफ TTTS या टैप्स ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम। लेसर माइल्डर फॉर्म ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम इज टैप्स, ओके, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। ट्रैप में क्या होता है, आर्टरी टू आर्टरी कम्युनिकेशन हो जाता है, तो जिस वजह से जो है एक ट्विन की आर्टरी का दूसरी ट्विन की आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी का दूसरी ट्विन की आर्टरी में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो उस वजह से जो है कि बिल्कुल भी वेन्स में आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उस एक ट्विन को बिल्कुल भी ब्लड नहीं जाता है, और वो जो है दूसरे ट्विन पे ही भरोसे पे होता है, तो उसकी अपर बॉडी पे बिल्कुल भी ब्लड नहीं जाता है, तो वो अपर पार्ट जो है वो रिग्रेस कर जाता है। तो कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको एक कार्डियक ट्विन बोलते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे, और ये दूसरा ट्विन है, ये बिल्कुल जो है ठीक बनता है, और एक ट्विन जो है उसका हार्ट, हेड, अपर पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि आर्टरी टू आर्टरी कम्युनिकेशन की वजह से अपर पार्ट ऑफ द दूसरे ट्विन को बिल्कुल भी ब्लड नहीं जाता है। तो इस तरह का एक कार्डियक ट्विन बन जाता है एक। तो इस तरह की इमेज ध्यान रख लें। ये किस में होता है इतना और ध्यान रख लें, ट्रैप्स में, ट्विन्स रिवर्सल आर्ट्रियल परफ्यूजन सिंड्रोम, ट्रैप, ठीक है। रेयर क्वेश्चंस हैं बट आ सकते हैं, फैंसी नेम्स हैं, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्विन्स। थैंक यू।